नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेक डिज़ाइनर्स। इस ग्लोबल कंपटीशन की दुनिया में अगर हम टिके रहना चाहते हैं तो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा और कम लागत में हमें अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और इसके लिए हमें अपने सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करते हैं, जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करने में हेल्प होती है। आज हम ऐसे ही स्टैंडर्ड सिंबल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन के टाइम पे डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, जिससे हम GD&T सिंबल्स कहते हैं, जिसका लॉन्ग फॉर्म है ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग। GD&T हमें ऐसे सिंबल्स प्रोवाइड करती है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है। तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब करते हैं, स्टूडेंट है, या आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा इस वीडियो के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, ये हम देखेंगे कि व्हाट इज़ GD&T। हम डिस्क्राइब करेंगे GD&T का स्कोप। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि GD&T कब और क्यों यूज़ होता है। उसके बाद हम कॉमनली यूज़ GD&T के सिंबल और टर्म्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फीचर और डाटम में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद GD&T और ट्रेडिशनल कोऑर्डिनेट टॉलरेंसिंग में क्या फ़र्क होता है। डाटम रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, डाटम रेफरेंस फ्रेम कैसे रिलेट करता है किसी पार्ट के साथ, प्लस माइनस टॉलरेंसिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिक टॉलरेंसिंग जोन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक और लिमिट टॉलरेंसिंग में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ GD&T? Geometric dimension and tolerancing (GD&T) is a system for defining and communicating engineering tolerances। ये एक सिस्टम है जिसमें हम इंजीनियरिंग टॉलरेंस को डिफाइन करते हैं और उसको ड्राइंग के ज़रिए हम मैन्युफैक्चरिंग को कम्युनिकेट करते हैं। GD&T ड्राइंग यूजेस स्टैंडर्ड सिंबल टू डिस्क्राइब अ पार्ट। इसमें हम स्टैंडर्ड कुछ सिंबल होते हैं, वो हम यूज़ करते हैं किसी पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। The GD&T symbols substitute the for those notes and greatly reduce the chance of mistake। जैसे कि हम कुछ साल पहले हम जब GD&T का इस्तेमाल नहीं करते थे, तब हम डिज़ाइनर जो है वो कुछ नोट्स हम ड्राइंग के ऊपर लिख के देते थे कि भाई मुझे इस पार्ट का मेरा रिलेशन किसी और पार्ट के साथ ऐसा ऐसा है, तो मुझे ये फीचर इस तरह से उसके साथ रिलेट करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं नोट्स मैन्युफैक्चरिंग वालों को डिज़ाइन के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर लिख के देते थे हम। तो वो जो नोट्स है अभी GD&T आने के बाद से थोड़ा कम हो गए हैं। उसके बाद GD&T रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल डायमेंशनिंग मेथड्स। ऑब्वियसली जब GD&T आ गया है तो उसने डायमेंशनिंग जो ट्रेडिशनल डायमेंशनिंग मेथड था उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। कहता है It describes each workpiece in 3 zones, zone of tolerance जिसको हम कहते हैं, that are then described relative to कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें 3 जोन्स होते हैं जो हम डिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग 3 डाटम होते हैं। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। The Cartesian coordinate system was developed by René Descartes, a French mathematician, philosopher, and scientist, was born in 1596 in France and died in 1650.
तो ये जो साइंटिस्ट थे रेन डिस्कार्ड्स, इन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का को डेवलप किया था। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर और साइंटिस्ट थे। तो इनका मानना था कि नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू विच आई डिड नॉट क्लियरली नो टू बी सच। मतलब मैं ऐसी कोई चीज़ जो सच है ये स्वीकार नहीं करूँगा जब तक कि मुझे खुद वो पता ना चले कि ये सच है। जब ये बीमार थे तो बिस्तर पे ये लेटे हुए थे, तो उन्होंने सीलिंग की तरफ देखा तो एक मक्खी थी जो भिनभिना रही थी इधर से उधर। तो इनकी सीलिंग पे जो है वो कुछ टाइल्स लगे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये मक्खी का पोजीशन जो है वो मैं इस टाइल के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब इधर से दो टाइल्स, उधर से तीन टाइल्स, ऐसे करके मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने कोऑर्डिनेट प्लेन्स का जो कंसेप्ट था वो डिस्क्राइब किया। तो उससे क्या हुआ कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई पोजीशन है, जैसे मान लो कोई किसी प्लेट पे कोई होल है, तो उसका पोजीशन क्या है वो उससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो द origin of GD&T is credited to Stanley Parker, who developed concept of true position. 1940 में पार्कर ने एक नोट पब्लिश किया था ऑन डिज़ाइन एंड इंस्पेक्शन ऑफ मास प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वर्क। ये सबसे पहला GD&T का वर्क माना जाता है। उसके बाद 1956 में उन्होंने ड्राइंग एंड डायमेंशन के नाम से एक पब्लिश किया था, जिसको हम आज भी इस फील्ड में रेफरेंस की तरह लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि GD&T का क्या बैकग्राउंड है। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने मिलके ये एक सिस्टम को क्रिएट किया है जो पार्ट डिज़ाइन को पूरी दुनिया में जो समझ सके, ऐसा एक सिस्टम उन्होंने तैयार किया है। तो उसको उन्होंने नाम दिया है ASME Y 14.5M एंड ISO 1101। ISO and ASME provide worldwide system to design and create part। इन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाई है ISO एंड ASME ने जो वर्ल्ड वाइड है डिज़ाइन के लिए और पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिसका यूज़ होता है। तो भाई आप सोचेंगे कि ये इंस्पेक्शन के लिए है क्या स्टैंडर्ड? तो नहीं, ये स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये किसी भी क्वालिटी इंस्पेक्टर को उसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना देता है कि कोई डिज़ाइनर है जिसने कोई पर्टिकुलर पार्ट को डिज़ाइन किया है, तो उसका इंटेंट क्या है, मतलब उसका वो उसको क्या कहना चाहता है, इसको कैसे हम पार्ट को डिफाइन करने का है, वो GD&T सिंबल के माध्यम से इंस्पेक्टर समझ सकता है और उस हिसाब से वो अपना मेजरमेंट का स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकता है। तो आज का जो ASME का स्टैंडर्ड कौन सा चल रहा है, तो आज जो ASME का स्टैंडर्ड चल रहा है वो है ASME Y 14.5। 2018 का वर्जन अभी चल रहा है। उसके पहले 2009 का वर्जन था, उससे पहले 1994 का वर्जन था, उसके पहले 1982, और उसके पहले बहुत सारे वर्जन इसके आ चुके हैं। तो देखते हैं कि GD&T का यूज़ क्यों और कब करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब करना है।
जब कोई पार्ट क्रिटिकल हो, जो कि इंटरचेंजेबिलिटी और फंक्शनिंग के लिए क्रिटिकल हो, उस टाइम पे हम जीडीएनटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कोई हमें गेजिंग की टेक्निक चाहिए है, मतलब ऐसा पार्ट है कि भाई मुझे जो नॉर्मल गेजिंग की टेक्निक्स है उसके ज़रिए मैं उसको अगर मेजर करते बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, या फिर बहुत क्रिटिकल होगा, या फिर उसमें बहुत सारे एरर्स हो गए, तो उस टाइम पे हम जीडीएनटी का यूज़ करते हैं। When datum references are desirable to ensure consistency between manufacturing gauging operation, जब हमें मैन्युफैक्चरिंग और गेजिंग ऑपरेशन में सेम डाटम जो यूज़ करना है, मतलब उसमें कंसिस्टेंसी रखने के लिए कि भाई मैन्युफैक्चर ने किसी और डाटम को लेके मैन्युफैक्चरिंग किया है और इंस्पेक्टर किसी और डाटम को लेके उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे हम जीडीएनटी का यूज़ करते हैं। व्हेन कंप्यूटराइजेशन टेक्निक्स इन डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर आर डिज़ायरेबल, जब हमें कंप्यूटराइजेशन टेक्निक्स, मतलब जैसे आजकल हम सीएनसी मशीन्स, वीएमसी, ऐसे जो कंप्यूटराइज्ड मशीनरीज है, ये जो है वो हमें यूज़ करना है, तब हम जीडीएनटी का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं अब कि जीडीएनटी क्यों यूज़ करना है भाई, क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले आता है कि ये पैसे को बचाता है। अब पैसे को कैसे बचाता है, जब हम किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर देंगे, मुझे एक पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने को मेरी कंपनी को अगर मिला है जिसके जिसका मास प्रोडक्शन में करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए अगर ड्राइंग में कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये डायमेंशन इतना चाहिए, वहाँ से वो उतना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से पूरी प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर सकता हूँ। अगर जो सिस्टम है वो मेरा उस ड्राइंग पे डिपेंड होता है, तो मेरे रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और रिजेक्शन के जैसे चांसेस कम हो जाते हैं तो मेरा पैसा बच जाता है। तो ये पहला रीज़न है। उसके बाद इट प्रोवाइड्स फॉर मैक्सिमम प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ पार्ट थ्रू मैक्सिमम प्रोडक्शन टॉलरेंसेस। इसमें हमें कुछ बोनस टॉलरेंसेस मिलते हैं। जब हम जीडीएनटी यूज़ करेंगे तो हमें समझ में आएगा, मतलब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये बोनस टॉलरेंसेस क्या होता है, कैसे ज़्यादा टॉलरेंस हमें मिल जाते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। इट ensures that design dimensional and tolerance requirements as they relate to actual function are specifically stated and thus carried out। मतलब जो मेरे पार्ट का फंक्शन है, अगर कोई पार्ट है मेरा वो किसी असेंबली में लगने वाला है, तो उसका वहाँ पे जाके फंक्शन क्या है, तो वो हम उसके ड्राइंग में ही, मतलब जीडीएनटी में ही हम वो स्पेसिफाई कर देते हैं। तो उस टाइम पे हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि मेरा पार्ट वहाँ पे जाके सही ही लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मैं जीडीएनटी को फॉलो करता हूँ तो। Adapts to and assist computerization technique in design and manufacturing, ensures interchangeability of mating parts and assembly। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि असेंबली में इंटरचेंजेबिलिटी हो, ये इसको अश्योर करता है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैंने पार्ट रैंडमली उठाया एक लॉट में से, कोई दूसरा पार्ट मैंने एक लॉट में से उठाया और उसका असेंबली किया, तो वो असेंबली हो जाना चाहिए, उसको हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं कॉमनली यूज्ड GD&T टर्म्स एंड सिंबल। कौन कौन से सिंबल है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ये सारे सिंबल है, इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ ASME के सिंबल है और कुछ ISO के सिंबल है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, थोड़ा बहुत फ़र्क है। दो जो सिंबल हमने एक्स में मार्क किए हुए हैं, ये तो या तो ये रिवाइज्ड है या फिर नए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सिंबल है। फीचर कंट्रोल फ्रेम आता है, इसको हम फीचर कंट्रोल फ्रेम बोलते हैं। ये ISO में भी सेम है और ASME Y14.5 में भी सेम है। डायमीटर का सिंबल जैसे कि आपको पता है दोनों में है। स्फेरिकल डायमीटर यस और डायमीटर का सिंबल के साथ हम लिखते हैं। उसके बाद मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, एक सर्कल के अंदर यम लिखा जाता है तो वो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन को डिनोट करता है। उसके बाद लीस्ट मटेरियल कंडीशन, एक सर्कल के अंदर यल लिखा जाता है। उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ फीचर, इसके लिए हम कोई सिंबल नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन या लीस्ट मटेरियल कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो RFS अपने आप हम बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टेड टॉलरेंस, सर्कल के अंदर P दोनों दोनों तरफ सेम है। फ्री स्टेट, सर्कल के अंदर F दोनों तरफ सेम है। टेंजेंट प्लेन, सर्कल के अंदर T दोनों तरफ सेम है लेकिन यहाँ पे प्रपोज्ड है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टॉलरेंसेस, एक इसके ये सिंबल है, उसके अंदर ST लिखा जाता है, इसमें ये यूज़ नहीं होता ISO में। उसके बाद रेडियस, आपको जैसे पता है R हम यूज़ करते हैं रेडियस को डिनोट करने के लिए ड्राइंग के ऊपर। उसके बाद कंट्रोल रेडियस CR हम यूज़ करते हैं, इसमें हम इसको यूज़ नहीं करते ISO में। स्फेरिकल रेडियस ऐसा लिखते हैं दोनों में भी। बेसिक डायमेंशन जो थेरोटिकली एग्जैक्ट डायमेंशन हम उसको ISO में कहते हैं और यहाँ पे बेसिक डायमेंशन कहते हैं। तो जो डायमेंशन है उसको बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद डाटम फीचर दोनों तरफ सेम ही है। उसके बाद डाटम टारगेट भी दोनों तरफ सेम है। तो टारगेट पॉइंट एक क्रॉस का सिंबल होता है। डायमेंशन ओरिजिन दोनों तरफ सेम है। रेफरेंस डायमेंशन, इसको ऑक्सिलरी डायमेंशन कहते हैं ISO में, जिसका सिंबल हम एक ब्रैकेट के अंदर डायमेंशन लिखते हैं। नंबर ऑफ प्लेसेस, मतलब कितने नंबर ऑफ फीचर से उसको मल्टीप्लाई का सिंबल उसके आगे होता है। उसके बाद काउंटर बोर, काउंटर संक, डेप्थ और डीप कितना है, इसके सिंबल दोनों तरफ सेम है लेकिन ISO में प्रपोज्ड होता है। उसके बाद स्क्वायर का सिंबल एक स्क्वायर होता है ऑल अराउंड, जो ASME में यूज़ होता है और ISO में नहीं होता है। उसके बाद डायमेंशन नॉट टू स्केल को डायमेंशन के नीचे हम एक अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद आर्क लेंथ को हम डायमेंशन देते हैं और उसके ऊपर एक आर्क निकालते हैं, दोनों तरफ ये सेम है। बिटवीन का सिंबल हम ASME में यूज़ करते हैं, जिसमें दो अपोजिट डायरेक्शन में हमने एरो दिखाए हुए हैं। ISO में ये नहीं होता है। स्लोप का ये ऐसा सिंबल है, एक ट्रायंगल और कॉनिकल टेपर, दोनों तरफ ट्रायंगल है और इधर एक बाहर दंडी निकली हुई है। और ISO में भी ये सेम है। एनवेलप प्रिंसिपल इसमें नहीं होता है या फिर इम्प्लीमेंट होता है और ISO में E सर्कल के अंदर लिखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो मोस्ट कॉमनली GD&T टर्म्स एंड सिंबल है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। इसमें 5 तरह के टाइप्स होते हैं: फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन एंड रनआउट। तो फॉर्म में स्ट्रेटनेस, जिसका ये सिंबल है, स्ट्रेट लाइन, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी, ये
4 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जिसके ये सिंबल्स है। ये इसको हम इंडिविजुअल फीचर कहते हैं या फिर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको कोई डाटम की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद प्रोफाइल में दो है, प्रोफाइल ऑफ लाइन, प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और रिलेटेड भी हो सकते हैं। मतलब इसमें हम या तो डाटम यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंगुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म। उसके बाद ये रिलेटेड है, मतलब इसमें डाटम की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लोकेशन में आता है पोजीशन, कॉन्सेंट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी। ये भी रिलेटेड है, इसमें डाटम की ज़रूरत होती ही होती है। उसके बाद आता है रनआउट में आता है सर्कुलर रनआउट और टोटल रनआउट। ये भी रिलेटेड है, मतलब इसमें भी डाटम की ज़रूरत हमें पड़ती है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो बहुत लंबी जा रही है, ऑलरेडी 21 मिनट की हो चुके हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि आगे के जो टॉपिक्स है उसे मैं सेवरल पार्ट्स में लेके आऊँगा, जिससे कि आपको डिटेल में GD&T के बारे में पूरा नॉलेज मिल सके। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।